हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गिर नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ईस्टर्न घाट को लेकर के। तो ईस्टर्न घाट को अगर हम मैप में व्यू करें, ईस्टर्न घाट पेनिनसुलर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में लोकेटेड है। ईस्टर्न घाट के एक्सटेंशन को अगर हम देखें तो नॉर्थ में ओडिशा से स्टार्ट होकर के उसके बाद में आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट तक एक्सटेंडेड है। तेलंगाना और कर्नाटका स्टेट ऐसे हैं, इनमें भी ईस्टर्न घाट का कुछ पार्ट जो है वो लोकेटेड है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, मींस उसमें अगर आपको एक इस साइड से दूसरे साइड जाना है तो स्मॉल स्मॉल पासेज हैं। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो है वो तो एक तरीके से कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। इसके रीजन को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाइट ज़्यादा है कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। आप सभी को पता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर हमारे इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिन होती है वेस्टर्न घाट से, और उसके बाद में ये ईस्ट फ्लो करती हुई यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। इसी का रीजन है कि जो ईस्टर्न घाट जो है वो इरोडेड फॉर्म में लोकेटेड है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर, इनके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रीम जो है वो यहाँ पर फ्लो होती हैं, और इन्हीं की वजह से ईस्टर्न घाट जो है वो इरोडेड फॉर्म में लोकेटेड है। तो आपको ये बताना है, आपका क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पर कौन से माउंटेन है, उनका नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़, और फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पर एक इशू देखने को मिला। अरावली माउंटेन रेंज, आप सभी को पता है कि वहाँ से दिल्ली से गुजरात तक ये जो अरावली माउंटेन रेंज जो है वो लोकेटेड है। तो अरावली माउंटेन रेंज की कुछ हिल्स में यहाँ पर इलीगल माइनिंग देखने को मिल रही थी। उसी को एग्जामिन करने के लिए वहाँ के जो डीएसपी जो हैं सुरेंद्र बिश्नोई, वो यहाँ पर जाते हैं अपनी टीम के साथ में। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर जो है वो एक तरीके से जो भी टीम यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए जाती है उसी के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसमें जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं डीएसपी जो हैं सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इसको लेकर के अगर हम डिस्कस करें कि बेसिक इशू क्या है, बेसिक इशू को अगर हम देखें तो अरावली माउंटेन रेंज में टाइम टू टाइम इस तरीके की जो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग, वो हमेशा देखने को मिलती है। ना सिर्फ हरियाणा में, जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पर भी इस तरीके की इलीगल माइनिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अरावली प्रेजेंट टाइम में इरोडेड फॉर्म में लोकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। वैसे टाइम टू टाइम अरावली माउंटेन रेंज को रेगुलेट करने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन उनका बहुत कम होता है। उसी का मेन रीजन है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इस तरीके से एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, जो पहले तो जो डीएसपी हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से उन्होंने हरियाणा पुलिस को ज्वाइन किया था और प्रेजेंट टाइम में वो डीएसपी के पोस्ट पर थे। तो यहाँ पर ये बता रखा है जो अदर पार्टीज़ हैं उन्होंने इश्यू को लेकर के बोला है कि अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनका किया जाता तो ये इशू नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर जो अरावली माउंटेन रेंज है उसके बारे में देखें तो इलीगल माइनिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। जो हरियाणा का जो एरिया जहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज लोकेटेड है उस एरिया में काफ़ी इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर एनजीटी को में भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी एक पिटीशन डाली गई थी 23 मई को, और इसमें फिर एनजीटी की जो जॉइंट कमेटी है उन्होंने, एनजीटी ने
ये ऑर्डर पास किया कि जो भी हमारी जॉइंट कमेटी है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक जॉइंट कमेटी के रूप में काम करें, कंस्टिट्यूट किया जाए, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके लोग हों, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग हों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, और ये सभी मिलकर के कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले करके जो भी रिजल्ट है उसके ऊपर काम किया जाए। जिसमें फर्स्ट ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी एरिया जहाँ पर इस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं उन लोकेशन की विजिट की जाएगी, और इसी प्रोसीजर के तहत ये जो विजिट वहाँ पर की जा रही थी। अब यहाँ पर एनजीटी जो है और अरावली माउंटेन रेंज, इनसे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। ये हमारे इंडिया का मैप है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिल्ली से स्टार्ट होती है अरावली माउंटेन रेंज, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ये एक्सटेंडेड है। वैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अरावली माउंटेन रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरोडेड हो चुकी है। इसका मेन रीजन जो है वो यहाँ पर माइनिंग देखने को मिलती है इलीगल तरीके से। ये जो अरावली माउंटेन रेंज है इसके बारे में आपको पता होगा कि इसके वेस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर थार डेजर्ट है। तो ये अगर अरावली माउंटेन रेंज को इसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता रहा तो ये जो थार डेजर्ट है, डेजर्ट वाला जो पार्ट है, जिसको रोकने में यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। और जब अरावली माउंटेन रेंज ही नहीं रहेगी तो ये जो थार डेजर्ट है वो धीरे धीरे यहाँ पर हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पर एक्सटेंड होने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फर्टाइल लैंड है, आप सभी को पता है यहाँ पर रिवर फ्लोइंग एरिया है, तो फर्टाइल लैंड है, तो ये जो फर्टाइल लैंड है वो टाइम के साथ में डिस्ट्रॉय होती जाएगी। तो अरावली माउंटेन रेंज को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात की है एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे इंडिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेज हों उनको फटाफट तरीके से इसके बेसिस पर इसको सॉल्व किया जाए, ताकि इसमें जो भी रिजल्ट है वो जल्दी निकल करके आ सके और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो है वो टाइम के साथ में ना देखने को मिले। इसी के बेसिस पर एनजीटी को स्टार्ट किया गया था। इंडिया जो है वो 3rd नंबर का कंट्री बन गया था आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कि वहाँ पर एनवायरनमेंट के बेसिस पर जुडिशरी पॉइंट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। एनजीटी में जो है वो कुछ तो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, मतलब कुछ तो जुडिशरी से रिलेटेड लोग होते हैं इसके स्ट्रेंथ में, और कुछ जो है यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट होते हैं। और इस तरीके से जो एनजीटी है वो काम करती है 5 पॉइंट्स के ऊपर, 5 एरियाज़ के ऊपर, 5 एरियाज़ में या 5 प्लेसेस पर एनजीटी की सिटिंग होती है। ओके, मेन जो इसका हेडक्वार्टर है, मेन जो इसका एरिया है, मेन जो इसका प्लेस है वो दिल्ली में है। इसके अलावा अदर एरियाज़ में जो भी इशूज हैं इंडिया में, तो उन डायरेक्शन के बेसिस पर अदर भी इसकी सिटिंग है, इसके सेंटर हैं। एनजीटी को लेकर के कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनजीटी में कोई भी जैसे प्रोसीजर इंप्लीमेंट हुआ तो 6 मंथ्स के अंदर एनजीटी जो है उस पर रिजल्ट देती है। इसके अलावा एनजीटी जो है वो 1908 का सिविल ऑफ प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, इसके अंडर काम करने के लिए बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके अंडर ही काम करना होगा। एनजीटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर भी काम करती है। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा एनजीटी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखो, एनजीटी में 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट है, इसको इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है एनजीटी के अंडर। इसके अलावा टाइम टू टाइम ये भी देखने को मिलता है कि एनजीटी से जो भी रिजल्ट निकल करके आते हैं उनको हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी कभी कभी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब एनजीटी जिन ऑब्जेक्टिव को सर्वाइव करने के लिए, जिनको बेनिफिट देने के लिए, जिनको प्रॉफिट देने के लिए, जिसकी वजह से एनजीटी को एस्टेब्लिश किया गया था, वो सारे टारगेट, वो सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो हम एनजीटी के थ्रू अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे जो भी रिजल्ट निकल करके आता है उसको टाइम टू टाइम अदर जो हमारी जुडिशरी के फॉर्म है वहाँ पर उनको चैलेंज भी किया जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं एनजीटी को लेकर के। एनजीटी जो एक्ट है उसमें कुछ इस तरीके से चेंज होना चाहिए कि जो भी इसमें लूप होल्स हैं उन सभी को यहाँ पर एड्रेस किया जा सके, ताकि एनजीटी जो है और बेहतरीन तरीके से काम कर सके। तो एनजीटी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन ये है कि एनजीटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, आर्टिकल रिलेटेड है
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमारे पार्लियामेंट में, आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बताया है कि लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो 1.6 लाख इंडियंस जो हैं उन्होंने सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया है। मतलब उन्होंने बहुत सारे रीजन रहे होंगे, या तो उन्होंने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली होगी, और हमारा इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप को अलाउ करता है, डबल सिटीजनशिप जो है वो इंडिया में अलाउ नहीं है। इसी के बेसिस पर कुछ रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से 1.6 लाख इंडियंस ने जो है वो लास्ट ईयर गिव अप किया है हमारे इंडिया की सिटीजनशिप। ओके, अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो ये नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी कभार आपको क्या दे देंगे कि रेगुलर जो ट्रेंड देखा जा रहा है लास्ट 5 ईयर्स से, तो उसमें ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि लास्ट 5 ईयर्स से जो रिनंशिएशन है, जो इंडियन सिटीजनशिप को जो गिव अप किया जा रहा है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि टाइम के साथ में इंडिया से लोगों ने सिटीजनशिप को गिव अप किया है, वो लास्ट 5 ईयर्स में ये सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर डाटा भी दे रखे हैं लास्ट ईयर्स के, जैसे 2017 के, 2018 के, 2019 के, 2020 के। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो डाटा है वो ध्यान में नहीं रखना है। जब भी इस तरीके के बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ हो तो उसमें जो एक मेजोरिटी में जो ट्रेंड है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है अग्निपथ स्कीम, आप सभी को पता है इंडिया के अदर एरियाज़ में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन डाली गई है अग्निपथ स्कीम को लेकर के उसको हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है कि अदर एरियाज़ में जो भी पिटीशन है उन सभी को हम प्रॉपर तरीके से एक ही जगह पर सेटल डाउन करेंगे और एक ही जगह पर इसको एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, महाराष्ट्र स्टेट में जिस तरीके से जो शिवसेना पार्टी है उसमें जो फैक्शन देखने को मिले था, सेम इसी तरीके से अभी सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में जो मेंबर हैं शिवसेना पार्टी से, उसी के मेंबर जो हैं उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को ये बोला है कि हम फैक्शन बनाना चाहते हैं। कुछ मेंबर जो हैं 19 एमएलए थे, 19 एमपी थे पार्लियामेंट में शिवसेना के, जिसमें 12 एमपी मिलकर के उन्होंने एक नया फैक्शन बना लिया है जो एकनाथ शिंदे फैक्शन से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो ये जो आर्टिकल है ना इसमें ये बताया गया है और इसके बारे में जो हमारा आज का एडिटोरियल पेज है उसमें भी डिस्कस किया हुआ है कि जो पार्टीज़ की जो लॉयल्टी है वो डिसीजन होना चाहिए, ना सिर्फ हमारे यहाँ पर जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनकी लॉयल्टी को फिक्स किया जाता है, जो पार्टीज़ की जो लॉयल्टी है वो भी हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि पार्टी के बेसिस पर इस तरीके का फैक्शन या जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को फिर रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा को ये इन्फॉर्म किया कि अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो बिल लाने की कोशिश की गई थी लास्ट ईयर नीट को लेकर के, उसी को यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि तमिलनाडु स्टेट ये चाहता है कि नीट को ख़त्म किया जाए और 12th की जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पर एंट्रेंस दिया जाए। ओके, इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये बोलना था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो यहाँ पर क्या कर सकें, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसकी फ़ीस को फिल कर सकें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो इशू ये है, इशू का मेन रीज़न ये है कि नीट जो है वो ओवरऑल इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है और इस तरीके से अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की जाती है तो उसके बाद में जो अदर स्टेट हैं वो भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे। और नीट के बेसिस पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बोला है कि मनी इन्वेस्ट किया जाता है। जब आप नीट को एलिमिनेट कर दोगे और परसेंटेज बेसिस पर आप क्या करोगे, जो भी परसेंटेज बेसिस पर आप एंट्रेंस दोगे तो जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है वो तो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ऊपर अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेंगी। इसके बेसिस पर ये लगता है कि जो मेन इशू जिसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट, उस मेन इशू का सॉल्यूशन लाने की हमें ज़रूरत है, तभी जा कर के ये जो भी इशू हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इसको लेकर के नीट को एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको लेकर के तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ के गवर्नर को सेंड भी किया था ये बिल, फिर गवर्नर ने इसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए भेज दिया।
हालांकि उसमें बिना कहीं चेंज किए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वापस भेजा। फिर जो गवर्नर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए इसको अप्रूवल किया है कि यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल पर डिस्कशन है वो भी हो, ताकि जो रिजल्ट है वो बेहतरीन निकल करके आ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ टाइम से अगर हम देखें तो नुपुर शर्मा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। टीवी डिबेट कुछ चल रहा था, कुछ ऐसे काउंटर स्टेटमेंट दिए गए ना सिर्फ उनके द्वारा, जो भी अदर पार्टिसिपेंट थे उस टीवी डिबेट में, लेकिन उनके कुछ स्टेटमेंट को लेकर के इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिली। और उसी का एक इशू रहा कि राजस्थान में कुछ टाइम के लिए नेट जो है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि राजस्थान का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसी तरीके का जो ये एक्टिविटी हुई, जो ये स्टेटमेंट हुए, उसी से एक तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होकर के वो एक्टिविटी देखने को मिली। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी आप सभी को पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उस सभी को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अगर हर इंडियन सिटीजन इस तरीके से उसको फॉलो करे और इम्प्लीमेंट करे, तो इस तरीके की जो सोशल बेसिस पर या फिर अगर हम रिलीजन बेसिस पर जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जो एट्रोसिटीज़ देखने को मिलती हैं, वो कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी नुपुर शर्मा के द्वारा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इसका जो भी डिस्कशन है नुपुर शर्मा को लेकर के टाइम टू टाइम जगह जगह एफआईआर रजिस्टर की गई हैं, तो उन सभी को हम दिल्ली में एड्रेस करेंगे और दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो इस इशू को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है श्रीलंका में काफ़ी लंबे टाइम से इशू चल रहा है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ से निकल कर के दूसरे कंट्री चले गए, उन्होंने वहाँ पर अपना जो रेजिग्नेशन है उसको क्लियर किया है। तो जो प्रेसिडेंट थे गोताबाया राजपक्सा, वो रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया था और अभी रानिल विक्रमसिंघे जो है वो ही एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रोल प्ले कर रहा था। लेकिन श्रीलंका में अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो पॉलिटिकल बेसिस पर जो भी इशूज हैं उनको सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि हम रियलिटी बेसिस पर ग्राउंड लेवल पर जो है वो रिजल्ट ला करके दे सकें। तो आज जो है वो वहाँ पर इलेक्शन होंगे और 3 जो पार्टिसिपेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। एक तो रानिल विक्रमसिंघे, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुलास अल्हा पेरुमा और इसके अलावा अनुरा कुमारा दिसा याकी, ये 3 मेंबर हैं। इनके बीच में यहाँ पर इलेक्शन होंगे, वोटिंग डाली जाएगी। अब कौन से मेंबर को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर देखो, यहाँ पर चिली जो कंट्री है उसमें जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जा रहा है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। चिली आप सभी को पता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है और चिली की तरह ही उसकी जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी शेप है उस कंट्री की, वो चिली की तरह ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर चिली में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। 2019 के टाइम में वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला कि चिली जो कंट्री है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया नहीं गया है। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको काफ़ी पहले टाइम बनाया गया था और उस टाइम मिलिट्री रेजिम वहाँ पर हुआ करता था जनरल ऑगस्टो पिनोचेट के द्वारा। ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके द्वारा बनाया गया था और चिलियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडीड व्हाट इज़ पॉपुलरली नोन एज शिकागो स्कूल इकोनॉमिक्स। Okay, market deregulation was not just a policy choice but encoded into the constitution। मतलब यहाँ पर चिली जो कॉन्स्टिट्यूशन है चिली का, उसमें कोशिश की गई है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनको चिली के कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि चिली जो कंट्री है उन्होंने रियल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग बेहतरीन यहाँ पर काम करने की कोशिश की है। चिली कंट्री ने हर कंट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उसके ऊपर फोकस किया है और उनका मेजर फोकस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक तरीके से लाइन होती है, एक तरीके से आप मान सकते हो कि जैसे जब भगवान राम जो है वो जंगल में चले गए और वनवास के टाइम में थे, तो उस टाइम जब सीता जो है उनको एक जगह पर छोड़ करके और फिर भगवान राम की जब आवाज़ सुनाई दी तो लक्ष्मण भी उनको ढूंढने के चले गए। तो यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा जो है वो खींची थी लक्ष्मण ने सीता के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मण रेखा है वो ही उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? एक लाइन होती है
वो लाइन जो आपको एक डिफाइंड जो गवर्नमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट जो है, इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा जो सिटीजन्स हैं उन सभी के जो राइट्स हैं, उन सभी की ड्यूटीज़ जो हैं वो क्लियर फॉर्म में कहीं पर लिखी हो और उस क्लियर फॉर्म के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर परफॉर्म किया जा सके, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, और इसको पार करने के लिए जो है वो कोशिश ना करे कोई भी गवर्नमेंट। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इससे रिलेटेड जो वीडियो है पॉलिटी की, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हमने अपलोड कर रखा है, वहाँ जा कर के भी आप इस टर्म को अच्छे से समझ सकते हो। एक बार यूपीएससी मेंस में भी इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो टर्म है उसको लेकर के। ओके, तो बहुत बार इस तरीके की जो टर्म्स हैं वो न्यूज़ में रहती हैं और उनको लेकर के प्रीलिम्स मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड जब भी आप कोई टर्म स्टडी करो तो उसका जो प्रीलिम्स है, उसका जो मेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको कोडिफाई कर सकते हो एग्जाम के अकॉर्डिंग उस टर्म को, कि किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से मेंस में। आप क्या करना है, आपको जीएस 1, 2, 3 जो भी आपके सब्जेक्ट हैं इन सभी को डिवाइड कर रखा है इन 3 पेपर में। 4 पेपर क्या इसका होता है, एथिक्स का होता है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का। तो 3 पेपर में आपको क्या करना है, जब भी आप एग्रीकल्चर स्टडी करो तो पेपर 3 में देखो या पेपर 1 में देखो। जब भी आप स्टडी करो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर आईआर से रिलेटेड तो पेपर 2 को इसमें व्यू करो। सोसाइटी से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको आप देखो पेपर 1 में, पेपर 1 का पार्ट ही है सोसाइटी। इसके अलावा हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हो उसको आप वे कर सकते हो जीएस 1 में। पॉलिटी से रिलेटेड हो तो जीएस 2 में, और एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर, इन सभी से रिलेटेड आर्टिकल हो तो जीएस 3 में। तो इस तरीके से ये आपको एक आउटलाइन दे दी गई है। फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोडिफाई करो कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपके कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, इस तरीके की आपको सजेशन के लिए, आपको एक तरीके से हेल्प के लिए हमने वोल्केनो आईएएस एकेडमी ने एक जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें इसी तरीके से आपके लिए हेल्प की जाएगी। आपका प्रिपरेशन में जो टाइम है उसको सेव किया जाएगा, कि आपका जो एक्सट्रीम टाइम जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ में जो लगता है उन सभी के लिए हमने एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन में जो है वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका यूटिलाइज हो, प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज़ कर सके, और प्रॉपर तरीके से इसके लिए आपके लिए गाइडेंस होना ज़रूरी है। तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप मंथली बेसिस पर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो कि मंथली बेसिस पर किस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क किया जाएगा। ना सिर्फ आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट को लेकर के, किस तरीके से एक डिफाइंड टाइम में आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रेगुलर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो भी पीडीएफ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा जो भी हमारे Q&A सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसके एक्सप्लेनेशन, इन सभी को अपलोड किया जाता है ज्वाइन बटन के थ्रू। तो आप ज्वाइन बटन के थ्रू भी मिनिमम चार्जेस हैं उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो मंथली बेसिस पर, और ये सारे इम्पोर्टेंट PDF जो हैं वो उनको आप एक्सेस कर सकते हो। देखो, न्यूज़पेपर जो है हम रेगुलर यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं, न्यूज़पेपर भी अपलोड करते हैं, लेकिन उनमें से कौन सी टर्म जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और रेगुलर देखो बहुत बार ऐसा होता है जैसे श्रीलंका क्राइसिस हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलर उसमें 1-2 स्टेटमेंट जो है वो नए आते हैं और वही न्यूज़ रिपीट होती रहती है। तो आपको जो भी हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं न्यूज़पेपर के, उसमें कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, श्रीलंका जो भी इशू है उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, कौन कौन से इश्यूज हैं, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नोट्स हैं उसको प्रिपेयर किया जाएगा न्यूज़पेपर के, और वो सारी PDF आपको अपलोड की जाती है। तो इन सारे जो भी हमारे नए इनिशिएटिव हैं इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर, ये चिली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इसी के बारे में आर्टिकल है, कि पूरे वर्ल्ड में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उन सभी को यहाँ पर टाई अप किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो आर्टिकल है वो अभी हमारी जो भी हमारी मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी साइट्स हैं, उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए नया ASI एक्ट लाया जा रहा है,
एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। इस एक्ट में कुछ नए चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसमें उनको कुछ ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस आर्टिकल में बताया गया है कि हर मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कमिटीज़ बनाई जाएंगी। ओके, तो उन कमिटीज़ को लेकर के यहाँ पर क्लियरली नहीं बोला गया है इस एक्ट में कि किस तरीके से उन कमिटीज़ को रिकमेंडेट किया जाएगा या उसमें किस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो इस कमिटीज़ के पार्ट होंगे। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके बेसिस पर ये माना जा रहा है कि इन सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम होना चाहिए उन्हें यहाँ पर कुछ हल देखने को मिल सकता है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में टाइम टू टाइम हर जगह के लिए नेशनल लेवल पर और स्टेट में भी इस तरीके के मोन्यूमेंट्स को कवर अप करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर ये जो नया एक्ट है उसमें कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। जब ये बिल जो है इसको कम्प्लीटली डिस्कशन होगा, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो हैं वो रिजल्ट जो निकल कर के आएंगे उन सभी को हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ डाटा दे रखे हैं। इस डाटा में ये बताया गया है कि पेंडेमिक की वजह से जो ब्लू कॉलर जो माइग्रेंट्स हैं उसमें, यहाँ देखिए एक सेकेंड, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि रेमिटेंस इनफ्लोज हैव रिकॉर्डेड एन अपवर्ड ट्रेंड डिस्पाइट द पेंडेमिक। पेंडेमिक की वजह से कुछ कमी आनी चाहिए थी लेकिन कमी नहीं आई है, और जो ब्लू कॉलर्ड माइग्रेंट्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिला है कि उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह गई है। ब्लू कॉलर्ड माइग्रेंट्स क्या होते हैं? ब्लू कॉलर्ड जॉब ये होती है जिसमें फिजिकल वर्क किया जाता है जिस जॉब में। ओके, तो आरबीआई की रिसेंट रिपोर्ट है, उन्होंने ये बताया है कि देयर वाज ए डिसप्रोपोर्शनेट डिक्लाइन इन द वेजेस ऑफ इंडियन ओरिजिन ब्लू कॉलर्ड माइग्रेंट्स वर्किंग आउटसाइड इंडिया कंपेयर टू वाइट कॉलर्ड वर्कर्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें वाइट कॉलर जॉब से, तो वाइट कॉलर जॉब से अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्लू कॉलर जॉब से जो रेमिटेंस इंडिया में आता था उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर इसके अलावा पहले हमारे इंडिया में जो रेमिटेंस है वो मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज से आता था, लेकिन उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, whereas remittance inflows from countries such as the US, UK, Singapore, which have a higher share of Indian origin, white-collared workers, increased significantly. The pandemic also significantly altered the dominance of certain Indian states, which was usually considered the biggest recipients of remittance. पहले क्या होता था, केरला जो है वहाँ पर वो स्टेट जो है उसको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता था, लेकिन मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा काम करते होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में चेंज देखने को मिला है। महाराष्ट्र जो है उसने टॉप रेसिपिएंट में रिप्लेस कर दिया है केरला को। उसके बाद में कर्नाटका जो है वो सेकंड, कर्नाटका टू रिकॉर्डेड ए शार्प डिक्लाइन वाइल दिल्ली एंड तमिलनाडु गेन रेमिटेंस। ओके, तो इन स्टेट में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और इन स्टेट में जो है वो डिक्रीज़ देखने को मिला है। तो यहाँ पर बता रखा है कि कौन से कंट्रीज से पहले हमें कितना मिलता था। ये जो ऑरेंज कलर में जो यहाँ पर बार आपको दिख रहा होगा, इसमें फाइनेंशियल ईयर 21 का है और फाइनेंशियल 17 का है ये यहाँ पर ब्लू कलर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्री हैं जहाँ पर पहले जो है रेमिटेंस ज़्यादा आता था इंडिया में इन कंट्री से, लेकिन अभी जो है इनमें डिक्रीज़ देखने को मिला है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो ओवरऑल तो अगर हम देखें तो देखो डिक्रीज़ ही देखने को मिला है, लेकिन कुछ कंट्री जैसे यूएस है, यूके है, ये कंट्रीज जैसे हैं, सिंगापुर हैं, यहाँ से रेमिटेंस जो है वो इंडिया में ज़्यादा इंक्लूड होने लग गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है, देखो ये जो आर्टिकल है वो 1940 का हमारे इंडिया में एक्ट है मेडिकल को लेकर के, जो भी हमारी कॉस्मेटिक्स हैं उन सभी को लेकर के रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। पहले क्या होता था कि जो भी इंस्पेक्शन टीम होती थी वो मार्केट से कोई भी इस तरीके की जो भी मेडिसिन होती उसको लेती थी, फिर उसके ऊपर चेकअप किया जाता था, उसका एग्जामिन किया जाता था, और अगर वो फेल हो जाती थी तो मैन्युफैक्चरर को इसमें अरेस्ट कर लिया जाता था। ओके, लेकिन अभी इसमें चेंज हो गया है, स्टेट लेवल पर भी सेंट्रल लेवल पर भी इस तरीके की इंस्पेक्शन जो एग्जामिन टीम है वो अवेलेबल है,
और उसके बेसिस पर ये जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। हालांकि कुछ चेंज करने की कोशिश की जा रही है टाइम के साथ में। जो भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुछ ड्रग्स को, कुछ हमारे जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है। पहले का जो एक्ट है, देखो जब भी कोई नया एक्ट आए तो उसमें कंपैरिजन सिर्फ ये करना है कि पहले के एक्ट में क्या था और बाद के एक्ट में क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों के दोनों जो एक्ट, जो आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स को लेकर के जो एक्ट है और ये मेडिकल डिवाइसेस को लेकर के जो एक्ट है, इनको कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोनों के जो प्रोविज़न है कि पहले वाले एक्ट में क्या चेंज है और अभी प्रेजेंट वाले एक्ट में क्या चेंज है। ओके, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो पार्टी सिस्टम जो है उनमें इनर लेवल पर कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जिस तरीके से अदर कंट्रीज़ में पार्टी लेवल पर भी डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाता है, उसी को ही इंडिया में फोकस करना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रूफ टॉप पर हमारा नेशनल एम्ब्लेम जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। अदर पार्टीज़ ने यहाँ पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं कि ये जो भी फॉर्म है नेशनल एम्ब्लेम का वो काफ़ी एग्रेसिव फॉर्म में है। ओके, पहले जो भी यहाँ पर लॉयन का जो भी हमारे नेशनल एम्ब्लेम में यूज़ किया जा रहा था वो काफ़ी शांत थे और अभी काफ़ी एग्रेसिव फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया गया है। आप सभी को पता है कि अशोक पिलर जो है सारनाथ में, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था नेशनल एम्ब्लेम के रूप में। और नेशनल एम्ब्लेम जो है यहाँ पर 4 लॉयन है जिसमें 3 दिखाई देते हैं, 1 दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर राउंड शेप में नीचे जो है वो 24 स्पोक्स के साथ में कुछ जो चक्र हैं वहाँ पर एस्टेब्लिश हैं। 4 एनिमल जो हैं वो क्लॉकवाइज शेप में उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रखा है। तो इस आर्टिकल में कुछ चेंजेस बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम का जो नया नेशनल एम्ब्लेम है उसमें जो नीचे जो एनिमल शो किए जाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उनमें भी कुछ चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा ये जो है इसमें भी एग्रेसिवनेस देखने को मिली है, इसी की वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, 2017 के टाइम में एक इशू होता है कि हमारे इंडिया के सीआरपीएफ की जो जॉब है, सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उनके ऊपर अटैक होता है और 25 सिक्योरिटी पर्सनल की छत्तीसगढ़ में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में डेथ हो जाती है, जिसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है कि ये माओइस्ट जो थे उनसे जुड़े हुए थे। अब देखो, अब प्रेजेंट टाइम में इनको रिव्यू किया गया है, इनको छोड़ा गया है कि जो भी इनका अरेस्ट देखने को मिला था वो गलत था। अब इस आर्टिकल में ये तो बताया गया है कि किस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, कोई एक पर्सन की इसमें डेथ भी हो गई इसी अरेस्ट के टाइम में। तो यहाँ पर अगर वो एक तरीके से इनोसेंट थे तो उनको इतने टाइम के लिए बंद क्यों रखा गया। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि वो हायर जुडिशरी में इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ताकि उनको कुछ कंपनसेशन यहाँ पर गवर्नमेंट दे सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर आप सभी को पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मेजर इशू रहा था फार्मर्स लॉज के टाइम में। तो उन मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ही टारगेट करने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये उनको लेकर के एक प्रॉमिस किया था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी। अभी प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बना ली है और कमेटी जो है यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जो हैं वो उसके हेड रहेंगे इस कमेटी के। और इस कमेटी में सेंट्रल लेवल पर कुछ मेंबर्स जो हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जिन्होंने जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तो उनके लिए कुछ सीट्स यहाँ पर वैकेंट रखी दी गई हैं, क्योंकि पहले यही डिसीजन लिया गया था कि जो भी फार्मर्स को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे तो फार्मर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बोला है कि सेंट्रल ने जो इन्विटेशन दिया है यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया है कि आपने जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको सही ढंग से एक तरीके से सोल्व करने की कोशिश नहीं की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ना सिर्फ हम एमएसपी के ऊपर टारगेट करेंगे, जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके लिए भी ये जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर देखो नेक्स्ट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर।
यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी आप सभी को पता है कि यूके, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस, इन सभी में क्या देखने को मिल रहा है कि जो फॉरेस्ट फायर है वो देखने को मिल रही है। इसका मेजर रीजन अगर हम डिस्कस करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हीट वेव जैसे इवेंट जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, और इसी का मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो, यूक्रेन से जो ग्रेन है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी डिस्कशन है वो रेगुलर डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में टर्की के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से नेगोशिएशन किया है रशिया यूक्रेन के बीच में, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि सिर्फ अभी ग्रेन को लेकर के जो इशू हैं उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, जो अदर इशूज़ हैं उनके ऊपर अभी कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। ओके, तो रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम मान सकते हैं कि ग्रेन जो एक मेजर इशू था जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन जो हैं वो एक मेजर प्रोड्यूसर हैं ग्रेन का, और भी अदर इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, जिसकी वजह से जो भी एडिबल ऑयल है उनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिले। अदर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोनों कंट्रीज़ का। तो जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ो उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। कम से कम हर न्यूज़ को लेकर के 2 से 3 फैक्ट जो हैं वो तो आपके पास होने ही चाहिए। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि ESZ, जो कल हमने हैंड रिटन नोट्स आपको साथ में शेयर किए हैं, वहाँ पर भी हमने उसको इनपुट किया था। उसमें ये बताया था कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो केरला उसका प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करें वो इंडिया लेवल पर, तो केरला जो है वो हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क है, लगभग 24 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर वो हर एरिया के पास में 1 किलोमीटर जो प्रोटेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से तो उसका तो बहुत एरिया कवर हो जाएगा। बहुत एरिया कवर हो जाएगा तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है या नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके पास में जो भी लोग रहते हैं उन सभी को डिस्प्लेस किया जाएगा तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो जब भी इस तरीके की न्यूज़ को आप पढ़ो, जो भी हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें इस तरीके की जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो आपके लिए हम इनपुट करेंगे, ताकि आप उनका यूज़ कर सको मेंस आंसर राइटिंग में। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी इस तरीके के फैक्ट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो है हम प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।